नागपुर में यूजीसी बिल के समर्थन में जो है आंदोलन चल रहा है। नागपुर के संविधान चौक पर ये आंदोलन चल रहा है। एक तरफ देश में यूजीसी बिल के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, सारा सवर्ण समाज जो है इकट्ठा होकर यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है। वहीं पे एससी एसटी ओबीसी नागपुर में जहां पर दीक्षा भूमि है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां से जो है इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ अनिकेत कुत्तरमारे जी है, कई सारे लोगों से बात करेंगे। अनिकेत जी, क्या कहोगे? एक तरफ देश में विरोध शुरू है, आप समर्थन कर रहे हो, ऐसा एक देश में मैसेज जा रहा है कि दो समाज को लड़ाने की कोशिश जो है इस बिल के तहत की जा रही है। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि हम इस बार जो सरकार ने निर्णय लिया है वो सरकार के निर्णय के समर्थन में है, क्योंकि यूजीसी बिल के क्या फ़ायदा है आप देख सकते हो कि रोहित वेमुला हुआ है, पायल तडवी हुई है। जो जातीय भेदभाव इस भारत देश के काफ़ी समय से चलता आ रहा है, हज़ारों डेढ़ हजार सालों से चलता आ रहा है। इस जाति व्यवस्था स्कूलों कॉलेज तक पहुंच गया है। उसकी वजह से हमारा रोहित वेमुला जो पीएचडी स्कॉलर था, उसने अपनी जान गंवाई है, उसकी हत्या की गई है। ये यहाँ पे ही नहीं, ये वो हर एक जगह पे होता है जहाँ रैगिंग होती है, वो हर एक जगह पे होता है जहाँ शूद्र बोल के गालियाँ दी जाती हैं। ये हर एक जगह पे होता है जहाँ पे स्कॉलरशिप धारक बच्चों से फीस ली जाती है। आज देख सकते हैं नागपुर शहर में, मैं नागपुर शहर से इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि आज नागपुर शहर में एससी एसटी ओबीसी जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी स्कॉलरशिप धारक रहने के बावजूद भी यहाँ के जो मनोवादी शिक्षण संस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं मैक्सिमम शिक्षण संस्था है ये उच्च वर्णियों की है, मैं उसके लिए उनको मनोवादी कहता हूँ। ये मनोवादी शिक्षण संस्था है, स्कॉलरशिप धारक बच्चों से भी ट्यूशन फीस के नाम से पैसा वसूल करते हैं। इंजीनियरिंग बच्चों से, बीएससी वाले बच्चों से, बीकॉम वाले बच्चों से, हर एक फील्ड वाले बच्चों से ये कॉलेज कोई ना कोई कारण दे के पैसा वसूल करता है। ये जातिवाद है, बिल्कुल जातिवाद है। हाँ। बहुत यानी दोनों तरफ से पैसा लेता है। हाँ। सरकार की तरफ से पैसा लेते हैं और ये पैसा तो भी सभी से ले रहे होंगे ना, कि ऐसा तो नहीं कि एससी से ले रहे। जब विषय ऐसा आता है, जब सरकार उनको एससी बच्चों का पैसा फीस भरती है, उसके बावजूद भी वो डबल पैसा लेता है। वो बच्चे अपना बैंक से लोन लेके पैसा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बच्चों का लोन आज पेंडिंग पड़ा है, एजुकेशन लोन पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। आप देख सकते हो ये बहुत बड़े पैमाने में सोच विचार करके किया जाता है। आज रैगिंग होती है, हरासमेंट किया जाता है, बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते प्रैक्टिकल के, ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए हमें ये यूजीसी एक्ट बिल चाहिए जो समानता लाएगा इस देश में, एससी एसटी ओबीसी बच्चों के लिए समानता लेके आएंगे। इसलिए हम इस बिल के समर्थन में। एक तरफ आप जो समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि जब इक्वल बिफोर लॉ की बात होती है तो फिर क्या जनरल कैटेगरी के बच्चे इस देश के कानून में समान नहीं है क्या? बिल्कुल, हम समानता के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उन्होंने हमें साथ में खड़ा रखा है। आज तक रखा है? कभी देखा है आपने? नहीं तो हमारे समान रोहित समान, पायल तडवी समान बच्चों ने आत्महत्या क्यों किए होते? क्यों ऐसा हुआ होता है? अगर समानता होती तो आज भी आईपीएस समान अधिकारी को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी होती? ये सब अभी तक जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समानता आएंगी नहीं। उसके लिए हमें ये बिल की जरूरत है। निखिलेश मेश्राम एडवोकेट हमारे साथ है, क्या कहोगे जो बिल विरोध किया जा रहा है सवर्ण समाज की तरफ से और पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इसके ऊपर आप समर्थन में आंदोलन कर रहे हो? सबको जय शिवाजी फुले शाहू आम्बेडकर, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट निखिलेश मेश्राम हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतिहास जो है, इतिहास गए हमारा पूरा समुदाय जो था 3000 सालों से पीड़ित था, और हमारा आज 100 साल भी होने के, 75 साल होके बस कुछ समय हुआ है, हमने हमारे एससी एसटी ओबीसी हमारे बहुजनों ने इतना अच्छी पढ़ाई करके एक अस्तित्व, एक जगह प्राप्त किया है। अब यह हमारे जो लोग आज जागरूक हो गए, शिक्षा से जो वंचित थे आज शिक्षा में आ रहे, तो ये इनके शिक्षा को या हमारे पूरे लोगों को वापस से पिछड़ा करने का और वापस से नीचे स्तरीय पर लाने का एक षड्यंत्र है। हमने किसी भी ब्राह्मण स्वर्ण जाति के बच्चों का हमने कभी दुत्कारा नहीं, बाबा साहब ने दुत्कारा है। हम वो लोग हैं जो समानता, आर्टिकल 14 सब 15 46 सब लेके चलते हैं। तो संविधान से मिलने वाला जो अधिकार है, ये एससी एसटी ओबीसी के लिए ये कोई नीति नहीं है, ये अधिकार है शिक्षण का। हर बच्चे को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था एससी एसटी के फेवर में, जो स्टे लगा दिया है, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि स्टे हटा के एससी एसटी ओबीसी इनके फेवर में वापस से ये समर्थन देते हुए उन्होंने
कानून वापस से लागू देना चाहिए, क्योंकि भारत में हमने देखना है मेजोरिटी किसकी ज्यादा है, और मेजोरिटी किसी की भी ज्यादा क्यों ना रहो, अधिकार है। हम रोड के ऊपर भीख मांगने वाली जमात नहीं है, हम वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर हमारे अधिकार को वापस से मिला के एकात्मता ला रहे, भारत का विकास कर रहे, प्रगतिशील देश है ये। तो इसमें बहुत शर्म की बात है कि एजुकेशन और अधिकार और हमारे जो भी एजुकेशन ही बहुत बड़ी बात करूंगा मैं, एजुकेशन नौकरी ये जो चीजों के लिए हमारे को ये यूजीसी बिल जो दिया गया था, इसको बहुत ही कम छोटी नीच सोच रखने वाले लोगों ने विरोध किया है। नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर घर में जो हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं उनके बच्चों को भी हम हमारा समर्थन देते। आप हमारे थाली पे बिठा लो, हम हमारा आधा निवाला उनको खिलाएंगे। हम निवाला खिलाने वाली जमात है, हम शिवाजी फुले शाहू अम्बेडकर की मूल निवासी लोग हैं। और ये क्या सोच रखते हैं, ये सोच को हम दुत्कारते हैं। और उनका ये कहना है कि इस बिल में कहीं पे भी जो सवर्ण बच्चे उनके लिए कुछ सोचा नहीं गया है। अगर गलती से कोई झूठा केस होता है तो उस बच्चे का, क्योंकि वो बच्चा तो राजनीति में नहीं है, वो तो बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे का अगर जो है नुकसान होता है उसके जिम्मेदार कौन रहेगा, उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण जो है स्पष्ट नीति नहीं दी गई है। देखो कैसा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ 3000 सालों से कोई ब्राह्मणों के ऊपर में अत्याचार नहीं हुआ है, पर 3000 सालों से और आज तक हमारे ST SC OBC हमारे मूल निवासी लोगों पे अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थियों पे हो रहा है। तो जनरल के ऊपर अत्याचार करना चाहिए क्या? मैं किसी के ऊपर में अत्याचार की बात ही नहीं किया, मैं तो आर्टिकल 14 की समानता की बात किया हूँ। मैंने ये बोलना है कि कौन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों के ऊपर के जजमेंट है, वो कम से कम 13 जजमेंट से है। उसके जजमेंट के आधार पे उन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने ये अधिकार दिया हुआ है, और पढ़े लिखे लोगों ने जब अधिकार दिया हुआ है तो वो कानून को लागू कर देना चाहिए। आर्टिकल 14 की जब बात करते हैं, आप खुद एडवोकेट हो, उसमें कहा गया है कि इक्वल बिफोर लॉ, जब कानून के सामने सब समान है, तो फिर जनरल कैटेगरी हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या OBC हो, सब एक समान है। ऐसे में जब ये बिल लाया जाता है जिसमें शेड्यूल जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर सोचा ही नहीं जा रहा, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है क्या? मूलभूत अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? देखो माननीय महोदय, ये आपको लगता है कि स्वर्णों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, मालूम नहीं आप क्यों ऐसा सोचते हो, पर इतिहास में वापस से बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं सोच रहा। सर सुनिए एक मिनट, मैं सवर्ण के ऊपर अत्याचार ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि समानता, इक्वल बिफोर लॉ। जब इक्वल बिफोर लॉ है तो अगर जनरल कास्ट का बच्चा ये कह रहा है कि इसमें हमारा कुछ समर्थन या कुछ भी लिखा नहीं गया है ऐसा कि जिससे अगर गलती कोई झूठा केस होता है तो उसमें हमको बचने के लिए कोई चीज नहीं है, तो अगर ये चीज हो रही है तो सरकार क्या उनके ऊपर अन्याय नहीं कर रही, क्या ये कहना है मेरा? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि समानता UGC के अलावा भी कोर्ट है, न्यायालय है, आर्टिकल है, हर कानून हर एक केस को, हर एक कंडीशन को छानबीन करके उसके ऊपर में गुना दाखिल करता है। हमारा SC SC OBC भी क्यों नहीं रहा, अगर वो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। पर मेरे को ये बोलना है, मैं किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ, मैं मेरे पूरे बहुजनों SC ST OBC विद्यार्थियों के लिए, अधिकारों के लिए खड़ा हूँ। और मैं ये कोई भी वाक्य नहीं बोलना चाहता कि हमारे साथ में ये जो बिल आया है तो हमारे साथ में फेयर हुआ है, उनके साथ में अनफेयर हुआ है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा किसके समर्थन में क्या हो रहा है, क्या होना है, किस पीड़ित को, किस जमात को अभी जरूरत है, किस जमात को जरूरत पड़ी है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वापस से उन्होंने स्टे हटा के SC ST OBC के समर्थन में बिल लागू कर देना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी स्वर्ण भाई के ऊपर में भविष्य में कभी गलत कोई भी कार्रवाई या कोई भी गलत होता है तो स्वर्ण भाई जात पात देख के हम कभी किसी को मदद नहीं की, क्योंकि हम शिवाजी फुले शाहू के बच्चे हैं, तो हम उनके लिए भी उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। वो हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमें हम उनके विरोध करने नहीं आए, हम सुप्रीम कोर्ट माननीय और ये भारत के संविधान और भारत के नागरिक, पंत प्रधान और बाकी लोगों को हम मदद कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अथांग हमारे साथ है। क्या बताएंगे, जो बिल का समर्थन आप कर रहे हैं, सवर्ण समाज इसका पूरी जोर से विरोध कर रहा है? देखिए, आज आंदोलन करने की यही भूमिका रही कि भारत भर में जब से UGC एक्ट आया 13 जनवरी को, उसके बाद में बहुत विरोध चालू हुआ और उसमें ये कहा गया कि UGC एक्ट में जो स्वर्ण समाज है, जो हमारे ही भाई है, हमारा ही घटक हिस्सा है, उनके साथ में अत्याचार होने वाला है। पर ये मैं बिल की कॉपी लेके ही खड़ा हूँ, जो भारत का राजपत्र ये कहते हैं। और इसके अंदर में जो उनका मुख्य कारण था कि जो समिति बनाई जाएगी और साथ में अगर कंप्लेंट अगर फाइल हो जाती है तो आप देखिए कि भारत में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में चोरी का गुनाह अगर दाखिल होता है तो डायरेक्ट FIR नहीं ली जाती दोस्तों, उसके पहले आपको एक एप्लीकेशन और एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके बाद में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है। वैसा ही ये बिल कहता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल आज आया है,
ये बिल पहले भी भारत में मौजूद था, जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। अब ये जो बिल कहता है, इस बिल का ये मतलब है कि अब तक जो नियम हाशिए पे थे या जिसको सिर्फ मुंह से बोला जाता था और उसके ऊपर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती थी, पर अब इस बिल के माध्यम से वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा और कॉलेज के डिग्री देने की बात को या कॉलेज अपने शैक्षणिक संस्था में जो कोर्स चला रहा है उसको बंदी लाई जाएंगी। तो मतलब इस बिल को प्रभावशाली किया गया है, ना कि ये बिल पहली बार आया है। और अभी विरोध करने का जो कारण हमारे स्वर्ण समाज का है कि वो कह रहे हैं कि समिति में ओबीसी SC ST होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके 6 नियम है वो पढ़ के दिखाता हूँ। संस्था का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जिसकी संस्था होंगी उसी का अध्यक्ष होगा। और भारत में आज तक ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बहुत कम है जहाँ पे SC ST OBC का प्रमुख है, तो इसलिए हमारा प्रमुख होना और पार्शियलिटी होना ये पहली बात में नल हो जाता है। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्था के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में काम करेंगे। उच्च शिक्षा संस्था का 1 कर्मचारी जो शिक्षा के व्यतिरिक्त काम कर रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सदस्य होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि उसका मेंबर होंगे। उसके बाद में 2 छात्र प्रतिनिधि जो खेल कूद में एक्टिव होंगे वो उसके मेंबर रहेंगे, और समान अवसर केंद्र का 1 सदस्य जो उसका सदस्य होगा। तो इसमें मुझे बताइए कि कहाँ पे सिर्फ OBC SC ST के बारे में लिखा गया है? यहाँ पे तो स्वर्ण आदमी को भी उल्लेख किया गया है, और इस बिल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि स्वर्ण समाज का व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। ये पूर्ण तरीके से तथ्यहीन बात है कि समाज का प्रतिनिधि उनको नहीं मिलने वाला है करके। वो जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है, SC ST OBC इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार कर रहे हैं सिर्फ सवर्ण नहीं कर रहे, बाकी कोई नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? भारत का संविधान जब बना तो उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, और इस परिभाषा को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात समझनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकल 14 कहता है कि ब्राह्मण चाहे OBC हो, SC ST हो, कानून के सामने समान है। पर इसमें एक कैच है, जब भारत का संविधान बना तो इसमें एक बात बाबा साहब ने प्रमुख तरीके से रखी कि समानता मिलना और समता रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई आज़ादी के पहले राजा होगा और उस समय कोई गुलाम होगा, और आज़ादी के बाद में शुरुआत एक पायदान से नहीं हो सकती, इसलिए भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है तो उसके साथ में इक्विटी बिफोर लॉ है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन का संविधान कहता है कि हम लोग भारत के संविधान में सब एक है, और अमेरिका का संविधान कहता है कि उनको एक बनाने के लिए काम किया जाए, इसलिए आरक्षण आपको मिलता है 330, 332 में। और इसीलिए जो 14 आर्टिकल की बात गलत तरीके से समाज में फैलाई जाती है कि ये सिर्फ सबको समान करता है दोस्तों, पर साथ ही साथ अधिकार भी देता है। और वो अधिकार किस फॉर्म में देता है? रिजर्वेशन के फॉर्म में, SC ST एट्रोसिटी बिल के माध्यम में, कोई उपाय योजना के माध्यम में। तो ये संविधान सभा ने पहली इस बारे में बात की थी, और हमारा जो प्रिंसिपल है संविधान का वो कहता है तुमको कि जो कमजोर है उसको सशक्त बनाओ और जो सशक्त है उसको और मजबूत बनाओ, तभी दोनों के बीच में समानता आएंगी और इस पार्शियलिटी को खत्म किया जाएगा। संविधान बनाने वालों ने इस बात के ऊपर में 3-3 दिन चर्चा की है, उसके बाद में इस समानता को हमने अडॉप्ट किया है और ये समानता के साथ में हम लोग चलते हैं। इसलिए ये बिल ना स्वर्णों के खिलाफ में है, ना दलितों के समर्थन में है, ये उन लोगों के समर्थन में है जो मानवतावाद को इस देश में मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। 1 हफ्ते के भीतर जो है आंदोलन होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर स्टे लगा देता है। इस देश में ऐसा भी आंदोलन होता है कि जो लोग 700 दिन आंदोलन करते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे 7 दिन में हो जाता है। तो ये दिखाते हैं कि कौन जो है जुडिशियल सिस्टम में बैठे हैं। इसके ऊपर क्या कहोगे? मैं इस बिल को थोड़ा एनालिसिस किया और मैंने इस बात को समझा कि UGC अपने हिसाब से बिल लाता है, इसको रेगुलेट करता है, ये बात बहुत सही है। पर इसमें मैंने कुछ एनालिसिस किए जो 3 पॉइंट है। आने वाले समय में एक दलित बहुल राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होने जा रहे हैं, शायद वो एक डाइवर्जन का मामला हो सकता है। दूसरा मामला है कि समाज को लड़ाया जाए और मुद्दा क्लियर ना किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का इस बात को मानना कि समाज के साथ भेदभाव पूर्ण अत्याचार हो रहे हैं, तो माननीय जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि अगर जातिवाद करने वाला व्यक्ति डरेगा या जातिवाद करेगा उसी को खतरा रहेगा, क्योंकि कमिटी विदाउट रिव्यू कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली। दूसरी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन कराया जाता है और इसके ऊपर स्टे लाया जाता है और बाकी समाज की बात नहीं सुनी जाती। तो लड़ाई तो यही है कि समाज में जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएंगी आपके लिए जुडिशरी काम नहीं करेगा। जुडिशरी का निष्पक्ष होना इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है, पर
इस देश में जब तक शासनकर्ता जमात जो है वो आपकी नहीं होंगी, आपका प्रतिनिधित्व आपका नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके फेवर में बात रखी नहीं जाएंगी, तो कमजोर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो बिल को भी कमजोर करने का काम 100% तरीके से होगा। सरकार ने इसीलिए अपनी जो बाजू है वो सही तरीके से नहीं रखी, इस कारण से लग गया। सरकार ने अपनी बाजू सही तरीके से नहीं रखी। उन्होंने हमारे जो ब्राह्मण भाई है उनके बीच में एक मिसकंसेप्शन फैलाया है, और ब्राह्मण समाज में सिर्फ वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बिल पढ़ा नहीं है। बाकी ब्राह्मण समाज के मैं मानता हूँ 80-90% लोग इस बिल के समर्थन में है, क्योंकि वो जातिवाद करना अगर छोड़ चुके हैं तो वो इस समर्थन में। अगर किसी को चोरी करने का डर नहीं तो वो FIR से नहीं डरेगा। अगर तुम जातिवाद करने के पक्ष में नहीं हो तो तुम इस बिल से नहीं डरोगे। जातिवाद करने वाले इस बिल के विरोध में, ऐसा ही मैं मानता हूँ। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे जिस तरह से क्या 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 कहोगे जिस तरह से आज जो है एक समाज जो है आंदोलन कर रहा है, खिलाफ में आप समर्थन नहीं कर रहे? हाँ, मेरा नाम बोनी वालदे, मैं भीम पैंथर विद्यार्थी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पे आए ये UGC रेगुलेशन 2026 इसके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जो अपना ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में इसमें स्टे लगा हुआ है। UGC जो मेरे हिसाब से मैंने जो इतनी इसकी स्टडी करी है 1956 में ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था UGC। इसके बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो UGC है ये कॉलेज और ये जो विश्वविद्यालय में इनको मान्यता अनुदान का कार्य करता है। इसके साथ में जो उसके प्रमुख कार्य है UGC के, ये विश्वविद्यालय को फंड अनुदान देना, NIT जैसी योग्यता आयोजित करता है। नियामक ये भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये UGC अगर स्टूडेंट्स लोगों के लिए या विश्वविद्यालय के लिए फेवर में है या इनको इनसे मदद होती है तो UGC रद्द नहीं करना चाहिए। अगर ये रद्द होती है या स्टूडेंट्स या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को इससे तकलीफ होती है तो हमारे माध्यम से जो मेरे भाई यहाँ पे आए हैं हम इसका विरोध पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत देश में करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम महाके है। क्या कर रहे हो? जी मैं एक्चुअली इस समय नागपुर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्लॉक और बेसिस में पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप तो फिर सिस्टम को अच्छे से जानते होंगे, हाँ, ठीक है। जो आरोप लगाए जाते हैं भेदभाव के, आप तो टीचिंग प्रोफेसर में हो, तो क्या टीचिंग प्रोफेशन में भी स्टूडेंट के साथ जो है भेदभाव होता है? अगर होता है तो किस तरह से होता है? जिस तरह से अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से भेदभाव होता है, मैं यदि अपनी खुद की बात करूं, मेरा जो मास्टर्स है, मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ था और जो मेरा मास्टर्स है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हुआ था। मैं दो बार मैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वहाँ पर एक बार नहीं 2 बार मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 3 महीने तक रिजल्ट्स को रोक कर रखा, और रिजल्ट्स देने के बाद जब उन्होंने एक लड़की का जिसका सिलेक्शन हो चुका था और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में डाला गया 2 बार, और दोनों ही बार वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। और दोनों ही बार ये हुआ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिनका मेरिट में नाम आया था शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, उन लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी, उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा दिया। इसके बाद कायदे के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब के दूसरे कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि नोटिफिकेशन डाला गया था। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 118% की वृद्धि हुई है, 118% की वृद्धि हुई, ये सरकारी आंकड़े हैं, और ये सरकारी आंकड़े केवल रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई उसके आधार पर है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि इस लफड़े में पड़ने से हमारा ही नुकसान होगा। कई सारे लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं पता होता कि कहाँ कंप्लेंट की जानी चाहिए और किस वे में की जानी चाहिए। तो ये जो आंकड़ा है 118% का, ये सरकारी आंकड़ा है। जो असल आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। क्या आप टीचिंग प्रोफेसर में हो, अदर कम्युनिटी के लोग भी पढ़ाते होंगे, तो क्या जाति को देखकर प्रोफेसर भी जो है जातिवाद करते हैं? बच्चों को देखकर जो है पढ़ाई में कुछ भेदभाव होता है, अंक देने के समय ऐसा कुछ होता है क्या? जी, एज अ टीचर तो मैंने ये अभी फेस नहीं किया, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा नया हूँ। मुझे 5-6 महीने ही लगभग हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान की अगर हम बात करें तो मैंने ये पूरी तरह से फेस किया है कि इंटरव्यूज़ में मार्क्स कम देना, वाइवा में मार्क्स कम देना, आप रिटर्न में अच्छा नंबर लेकर आ गए, उसके बावजूद आपको अगर एक्सक्लूड करना है, उस कैटेगरी की उस लिस्ट से एक्सक्लूड करना है, मेरिट से एक्सक्लूड करना है, तो आपको वाइवा से कम कर दिया जाएगा, आपके नंबर्स इंटरव्यू में कम कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से जो इंटरनल मार्क्स उसको कम करते हुए आपके साथ तमाम तरह के भेदभाव
किया जाता है। होते हैं, जी बिल्कुल होता है। विद्यार्थी दिशा में होते ही। बिल्कुल आप होता है। यूपी से हो, है ना? नहीं, मैं एक्चुअली मराठी हूँ, लेकिन मेरा एजुकेशन वहाँ यूपी से हुआ। वहाँ पे क्या आपका अनुभव हुआ? वहाँ पर जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी जातिगत भेदभाव जो बिल पूरा कहता है कि जातिगत भेदभाव के आधार पे उसके उन्मूलन के लिए है, तो क्या आपने वहाँ पे देखा इस चीज को? जी हाँ बिल्कुल, मैं अपनी वही तो बात बता रहा था कि जिस तरह से मेरा पीएचडी एडमिशन 2 बार रोका गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि 50% SC/ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। मेरा जो ग्रेजुएशन जहाँ से था वो ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी पाठशाला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पर आपको पक जातिवाद का सामना करने को मिलता है। जैसे एक बीबीयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ये बात है, कुछ समय पहले लगभग 2-3 महीने पहले 2 साल पहले की बात है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर 14 अप्रैल के समय में एक समता मार्च निकाला जाना था, लेकिन उसी समता मार्च को रोक दिया गया ये कहते हुए कि आपके पास इसकी परमिशन नहीं है, आपके पास इसकी परमिशन नहीं है। मतलब आप सोचिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम से है, वहाँ पर समता मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी जाती। और वहीं उसके ठीक 3 दिन बाद 17 अप्रैल के दिन जब रामनवमी थी, तो रामनवमी का मार्च निकाला जाता है और वहाँ पर कोई भी परमिशन और किसी भी तरह का कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती। हमारे लगभग 27 स्टूडेंट्स को एक दिन के लिए जेल भेजा गया था। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, जिनमें से 2 लड़कियां भी थी जिनको गिरफ्तार किया गया था रात के 12 बजे के बाद, जो कि पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन था। लेकिन इसके बावजूद जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो जब इस तरह की घटनाएं करते हैं, मारपीट करते हैं, गेट तोड़कर अंदर आते हैं, तमाम तरह की बदतमीजियाँ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि पूरा का पूरा जो समुदाय है, अगर हम बात करें, जिस तरीके से भाई ने बताया कि ये जो समता कमेटी का गठन किया जाना था, जिसमें सबसे पहले तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इस कमेटी का हेड होता है। आप देखिए, जितने वाइस चांसलर्स हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट थी, उनमें एक SC का है, एक ST का वाइस चांसलर है, 7 OBC के हैं। इसके अलावा जितने वाइस चांसलर्स हैं, वो सारे के सारे वाइस चांसलर्स सो कॉल्ड अपर कास्ट के हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। और उनमें भी 31 वाइस चांसलर्स केवल और केवल एक जाति से है, वो ब्राह्मण जाति से। तो यहाँ पर संरक्षण कैसे प्राप्त होता है, ये समझने की जरूरत है। 3 वरिष्ठ प्रोफेसर्स की बात की गई है। 3 वरिष्ठ प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें, तो कितने प्रोफेसर्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC/ST OBC समाज के हैं? जो आंकड़ा दिखता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर दिखेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कुछ दिखेंगे, लेकिन जब हम प्रोफेसर्स की बात करें तो ये आंकड़ा नगण्य आपको देखने को मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर है ही नहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या OBC वर्ग के लोगों के लिए। अगर हम देखा जाए तो असल रिप्रेजेंटेशन, आप 10 लोगों की टीम में, कमेटी में 1 या 2 व्यक्ति को बैठा दोगे और ये कहेंगे कि आपके साथ न्याय होगा, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से अनुचित है। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, और लेकिन फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उन्हें डर है कि उनका जो प्रिविलेज है वो खत्म किया जा रहा है। तो नागपुर में जो है संविधान चौक पर यूजीसी बिल के समर्थन में जो है आंदोलन किया जा रहा है। एक समय देश में एक और जहाँ पर देश में यूजीसी के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, वहीं पे SC/ST OBC के जो बच्चे हैं और जो संगठनाएं हैं, ये आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यूजीसी बिल है, इसे पूरी तरह से गलत तरीके से बताया जा रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के ऊपर जो है वो अन्याय होगा, ऐसा इनका कहना है।